बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं इशाल सुलेमान, और इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि आप सब अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे, आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरेगा। मैं हमजा के साथ कुछ डिस्कस कर रही थी कि हम जब सुबह घर से निकलते हैं तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि हम अच्छे लगें। हम आईने के सामने, हाँ, हम होश में, वो तो हम होते ही उठते हैं, हम होश में आ जाते हैं, नींद का जो खुमार है ना वो उतर चुका। उसके बाद फिर हमारी अगली कोशिश क्या होती है कि हम फ्रेश नज़र आए, हम खूबसूरत नज़र आए, हम आईने के सामने खड़े हो जाते हैं, बाल संवारते हैं, चेहरा संवारते हैं, बहुत कुछ हम करते हैं, और उसके बाद हम खुद पर रश कर रहे होते हैं। लेकिन हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि हमारे अंदर जो तोड़फोड़ है, जो हलचल है, वो क्या कहना चाह रही है, हमारे इनर में क्या चल रहा है। अच्छा, नहीं, फिलॉसफर नहीं, लेकिन ये कि ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आपके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती का दारुमदार आपके अंदर से जुड़ा होता है, और अगर आप अंदर से फ्रेश हैं, खुश हैं, तो ही आपके चेहरे पर भी वो खूबसूरती नजर आएगी। तो कैसे जाने अंदर को, कैसे? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमजा का, कि हमें कैसे जानना है कि हम कैसे खुश रहें और खूबसूरत लगें। तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। अपने अंदर झांकें और अपने अंदर झांक कर देखें कि आप किस चीज़ से खुश होते हैं। अच्छा, पहले आपको ये पता हो कि आपको खुशी किस चीज़ से मिलती है। खुशी किस चीज़ से मिलती है। सेकंड नंबर पर है कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है, आपकी इकदार क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी सेहत के बारे में पता होना चाहिए कि आप फिजिकली फिट हैं, मेंटली स्ट्रांग हैं, ठीक है। उसके बाद आपका रिएक्शन, आप किसी भी, कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है, किसी से हो जाती है, आपसे खुद से, आप समटाइम मुलाजमों पर बड़ा ही शाउट करना और इस तरह चिल्लाना शुरू कर देते हैं, ये आपको आपका रिएक्शन। और फिर आपका रोल मॉडल कौन है। अच्छा, किसी भी सिचुएशन में आप रिएक्ट कैसे करते हैं, और फिर आपका रोल मॉडल कौन है, उसको आप फॉलो कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो आप जब, मतलब ये सारी चीजें मिलाकर इसको कहते हैं खुद शनासी, कि आप खुद को कितना जानते हैं। हम लोग सारी जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन हमें अपने आप का यही नहीं पता चलता, हमारे पसंद क्या था, हम खुश किस चीज से होते हैं। हम एक चीज के पीछे सारी जिंदगी दौड़ते चले जाते हैं, लेकिन हमें खुशी का, हकीकी खुशी का पता ही नहीं। विशाल ने हमें एक फिलॉसफी पूरी समझाई है कि सबसे पहले तो जो हमें, है वो बहुत जरूरी है। खुद शनासी बहुत जरूरी है। उसमें हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हमें कौन सी बातें जो हैं वो खुश रखती हैं और कौन सी बातें ऐसी हैं जिनसे हम नाखुश हो जाते हैं। एक तो हमें अपने बारे में ये पता होना बहुत ज़रूरी है, दूसरा दूसरों के बारे में ये पता होना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर हम कोई ऐसी बात करें जो उनकी खुशी जो है उनसे छीन लेगी, तो हमें वैसी बातें भी नहीं करनी चाहिए। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, दूसरों के बारे में भी सोचना है, और ऐसी बातें करनी है जिससे दूसरे लोग भी, जो आपके आसपास के लोग हैं, वो भी खुश रह सकें, अच्छा फील कर सकें। जब आईने के सामने खड़े हों तो उनको अच्छा फील हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे अंदर से जो जेलसी फैक्टर है ना, वो हमें निकाल देना चाहिए, और हम उससे भी कई ज़्यादा खुश रह सकेंगे। जब हम किसी से जलना छोड़ देते हैं ना, हम अपने हाल में खुश हो जाते हैं, तो फिर कोई भी ताकत जो है वो हमें रुला नहीं सकती, हमें दुखी नहीं कर सकती। बहुत सारी मौसम आते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन हम फिर भी खुश रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी हम इतनी अच्छी बातों के साथ, जो इशाल ने हमारे साथ ये रिसर्च है जो शेयर की है, उसके बाद बात कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से कुछ सख्त फैसले किए गए थे, पाबंदियाँ लगाई गई थी, सूबों से भी बातचीत हुई थी, सूबे भी ये बात मान गए थे। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाया जा रहा है इशाल, ख़ासतौर पर मैं ऐसे ग्रुप्स को देख रहा हूँ कि जो टूर्स लेके जाते हैं, टूर ऑपरेटर्स की हम बात कर लें, सयाहत, आपको पता है गर्मी के अंदर लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ पर चले जाएं, और जो सयाहत के जो पेशे से मुंसलिक अफराद हैं उनके लिए ये खबर है, क्योंकि वो पूछना चाह रहे थे क्या जो लॉकडाउन लगाया गया था ईद तक, उसके बाद क्या सयाहती मकामात पर जाया जा सकता है कि नहीं जाया जा सकता, तो वो आज हम आपको जवाब देने जा रहे हैं, और ये भी पूछेंगे कि ये फैसले क्यों मजीद बढ़ा दिए, और इस पर ताहुक्म सानी पाबंदी लगाई गई है। एनसीओसी ने कोरोना वबा के पेश नज़र मुल्क भर के सयाहती मकामात को ताहुक्म सानी बंद रखने का फैसला कर लिया है। एनसीओसी का फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जैसे, जबकि हमजा कह भी रहे हैं कि गर्मी अपना असर दिखा रही है, और इन दिनों में ही लोग जो हैं वो सयाहती मकामात का रुख करते हैं, अपने घरों से निकलते हैं, ठंडी जगहों पर जाते हैं, और ऐसी सूरत में एनसीओसी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि सयाहती मकामात जो हैं वो ताहुक्म सानी बंद रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बंद रहेंगे। और
यहाँ पर सवालात ये उठाए जा रहे हैं कि अगर SOPs पर अमल करते हुए सियाहती मकामात को खोल दिया जाए तो फिर इसमें हर्ज क्या है, लोग ये सवाल कर रहे हैं। और इस पेशे से मुंसलिक अफराद भी ये बात कर रहे हैं कि हमें जो नुकसान हो गया उसका इजाला करने के लिए हुकूमत के पास आखिर प्लान क्या है, हुकूमत उसके ऊपर क्या प्लान रखती है, हम लोगों के लिए क्या किया जा रहा है और कब तक ये सियाहती मकामात खोल दिए जाएंगे। हमने देखा कि जब सियाहती मकामात खुले हुए थे तो लोग बिल्कुल भी SOPs का ख्याल नहीं रख रहे थे, वहाँ पर जा रहे थे, वहाँ पर हमने देखा कि रोड इस तरह से ब्लॉक हो गए कि 3-3 दिन तक लोग फंसे रहे थे। हुकूमत ने ये फैसले किए कोरोना के पेश नज़र। अब मज़ीद क्या फ़ैसले होने वाले हैं, इसी हवाले से हमें बात करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जुड़े हुए थे सयाहत से और स्टिल हैं, और सयाहत के शोबे से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए, उनका कारोबार, उनका काम, उनके रोज़गार जुड़े हुए हैं। तो वो लोग खासे परेशान हैं क्योंकि उनके ये दिन कमाई के थे जब लोग जो है वो हिजरत करके सयाहती मकामात की तरफ जाते हैं और लोग वहाँ पर इंजॉय करते हैं। तो बहुत सारे लोगों का कारोबार जुड़ा हुआ है। अब सवालात जो हैं उनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। सूबाई वज़ीर आतिफ खान साहब हमारे साथ जो है ना इशाल इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे कि आखिर गवर्नमेंट फैसले कर क्या रही है। आतिफ खान साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कोरोना के मुस्बत केसेस की जो शरह थी वो अब कम होना शुरू हो गई है, हम कुछ देख रहे हैं। तो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि सियाहती मराकज़ क्यों बंद रखे गए हैं। SOPs के साथ अगर उनको भी खोल दिया जाए तो जो लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं उनका कारोबार मुतासर नहीं होगा। हुकूमत क्या फ़ैसले ले रही है? केसेस तो कुछ कम हुए हैं कोरोना के ऑब्वियसली, लेकिन जो ईद गुजरी है और फिर ईद के बाद से क्योंकि काफ़ी लोग मिले हैं, SOPs भी गवर्नमेंट की तरफ से अपनी तरफ से, मतलब हम लोगों ने खुद सारों ने कोशिश की है कि SOPs को फॉलो किया जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि शहरों में तो फिर भी, लेकिन गांव में अभी तक लोग इतनी एहतियात नहीं कर रहे हैं, SOPs फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो केसेस कम हुए हैं, लेकिन अगर मज़ीद ये एहतियात ना की गई तो खुदा न खास्ता ये दोबारा से बढ़ सकता है। और जहाँ तक आपने बात की कि ऑब्वियसली सीज़न है, सीज़न तकरीबन शुरू हो गया है, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो उन लोगों के कारोबार पे तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा। लेकिन ये मजबूरी है इस वक्त हमारी। हम दोबारा से कोशिश करेंगे कि जितने भी होटल्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, स्पेशली टूरिज़म एरिया में, अगर वहाँ पे प्रॉपर SOPs फॉलो हो सकती हैं तो फिर इंशाल्लाह जल्दी इसको खोल लेंगे। मतलब अच्छी बात है, क्योंकि हमारी सूबे के लिए तो स्पेसिफिकली तो टूरिज़म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए लोगों को भी ऑब्वियसली कोऑपरेट करना पड़ेगा SOPs पे, और जो होटल ओनर्स हैं उनको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उसको खोल लेंगे। लेकिन ये कि फ़िलहाल एकदम से अगर इतना लॉकडाउन रहा है और एकदम से फिर कुछ जगहों पे फॉर एग्जांपल स्वात 10 लाख लोग पहुंच जाते हैं, कागान नारान 8-10 लाख लोग पहुंच जाते हैं, तो खुदा ना फिर से ये एक स्पाइक ना हो जाए, इस वजह से एहतियात कर रहे हैं। आतिफ खान साहब, जैसा कि आपने कहा कि SOPs को फॉलो करते हुए सयाहत का शोबा खोला जा सकता है, क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से सयाहती मराकज़ खोलने के हवाले से NCOC को कोई तजावीज़ भी दी गई है अब तक? इस वक्त तो मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकता कि रिटर्न में कोई उनको तजवीज़ दी थी या नहीं दी थी, लेकिन ऑब्वियसली हमारी जब फेडरल गवर्नमेंट से हमारे मिनिस्टर्स की, जितनी भी चीफ मिनिस्टर्स की होती है मीटिंग्स, तो उसमें इम्पॉर्टेंट तो हमारे सूबे के लिए ऑब्वियसली बहुत बड़ा एक सेक्टर है टूरिज़म का। लेकिन जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि मजबूरी ये है कि लॉकडाउन करना पड़ा, और वो भी आपको पता है कि परसेंटेज इतनी बढ़ गई थी कि खुदा न खास्ता फिर ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे कि जिस तरह इंडिया में हुआ कि ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, हॉस्पिटल में बेड्स की कमी आ जाती है। तो ज़ाहिर बात है कि हॉस्पिटल्स तो एक हद तक वो बर्दाश्त कर सकते हैं, लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा एकदम से बढ़ेगा तो फिर भी प्रॉब्लम होगी, हुकूमत को भी प्रॉब्लम होगी, लोगों को भी प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से फ़िलहाल मेरे ख्याल में थोड़ा सा अगर सब्र कर लें ताकि ईद के बाद की सिचुएशन क्लियर हो जाए कि उसमें मज़ीद कमी आ रही है या खास्ता फिर से बढ़ने लगते हैं केसेस। ठीक है आतिफ खान साहब, फैसला क्या किया गया कि सयाहों को सूबे के सयाहती मकामात पर आने से रोका जाएगा कैसे, क्या इकदाम उठाए गए? हम देखेंगे कि निवाह के जो लोग हैं उन्होंने तो आना जाना होगा, क्या सिर्फ सयाहती शहरों में रिहाइश पजीर लोगों को ही आने की इजाज़त होगी?
जी एग्जैक्टली वो तो कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन ने पाबंदी लगाई हुई है हर जगह पे, और सिर्फ उन लोगों को जो वहाँ के रिहायशी हों और वो उसका कोई प्रूफ दे सके कि हाँ मैं कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसके पास जिससे ये प्रूव हो सकता हो कि ये इस इलाके का फॉर एग्जांपल स्वात का है या और जगह हैं कागान नारान के हैं या दीर के हैं, तो उन जगहों पे अगर वो प्रूफ कर लेते हैं कि यहाँ पे हम लोगों की अपनी रेजिडेंस है तो फिर तो जा सकते हैं। लेकिन अगर टूरिस्ट फिर से जाना शुरू हो जाए तो जैसे मैंने बताया कि कभी कभी ईद पे या ईद के बाद स्वात में इस सीज़न में 8 लाख 10 लाख लोग आ जाते हैं, या इसी तरह कागान नारान में आ जाते हैं, या मरी में इतने ज़्यादा लोग चले जाते हैं, तो एकदम से अगर फिर तो लॉकडाउन का फ़ायदा नहीं होगा। मतलब जितना बर्दाश्त किया है लोगों ने या जितनी कुर्बानी दी है या जितना इस चीज़ का हमें बिल्कुल एहसास है कि लोगों की रोज़ी रोटी का मसला होता है जब कारोबार बंद होता है, तो खुदा न खास्ता वो मेहनत और वो सारी कुर्बानी ज़ाया हो ना जाए। यही वाला सवाल जो है ना आतिफ खान साहब आवाम का भी है जो सयाहत के शोबे से जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि सीज़न शुरू हो चुका है, ऐसे में अगर ज़्यादा अरसा सयाहत बंद रहती है तो क्या आप इससे जुड़े अफराद की माली इमदाद करेंगे? पहले तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि जैसे लॉकडाउन लगा है उससे केसेस में कमी आनी शुरू हो गई है, तो उम्मीद ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिरी बात है कि जो सियाहती एरियाज़ हैं उन लोगों की डिपेंडेंसी जो है वो यही उनके 3-4 महीने होते हैं, तो इंशाल्लाह उस हद तक बात नहीं जाएगी। कोशिश करेंगे कि जैसे ही थोड़ा सा ये कम होता है, ये केसेस पॉजिटिव केसेस कम होते हैं, और फिर साथ साथ SOPs को जितना हम देखें, अभी अगर पूरा सूबा हो तो पूरे सूबे में तो फिर भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली ये केसेस कम हो जाएं और बाकी पूरे सूबे में या मुल्क में इतना मसला ना हो, अगर सिर्फ 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स का हो तो उस पर कोशिश करेंगे कि कंसंट्रेटेड उस पर एफर्ट करके SOPs को प्रॉपर फॉलो करवा के फिर इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी कोशिश होगी ताकि इसको दोबारा से खोल सकें, और जो टूरिस्ट हैं वो भी आके अपनी एंजॉयमेंट कर सकें, और जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो भी अपनी कारोबारी ज़िंदगी और 3 महीने 4 महीने जो कि पूरे साल की उनकी कमाई होती है वो भी इंशाल्लाह उस तरीके से चलती रहे। जल्द से जल्द कोशिश होगी कि इसको दोबारा से खोला जाए। जी आतिफ खान साहब बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, तो सयाहती मकामात पर तो आप अभी भी नहीं जा सकते हैं, पाबंदी जो है वो बरकरार है, तो बेहतर है कि आप लोग ट्रैवल ही ना करें। मतलब कुछ लोग ये सोचते हैं चलो जाके देख लेते हैं, अगर जाने दिया तो फिर हम आगे चले जाएंगे, फिर वहाँ पर जाकर जो पुलिस वाले होते हैं, इंतजामिया के लोग होते हैं, उनसे बहस भी करते हैं लोग, तो ये बेहतर नहीं है। आप उलझना शुरू कर देते हैं, और हमें यहाँ पर अगर हमारे रवैये बेहतर रहेंगे, हम SOPs को फॉलो करते रहेंगे, तो बहुत जल्द इंशाल्लाह सयाहत जो है उसका शोबा भी खोल दिया जाएगा, जैसे कि बाकी पाबंदियाँ उठा दी गई हैं। तो ये हमारे रवैयों के साथ जुड़ी हुई हैं तमाम जो सख्तियाँ हैं। अगर हम अपने रवैयों को बेहतर करेंगे तो यकीनन अच्छे समरात मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं लाहौर की जो सूरत हाल है। दोबारा से हम देख रहे हैं कि SOPs फॉलो हो तो रही हैं, लेकिन कोरोना एक बार फिर तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर रेस्टोरेंट से 24 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, अब लाहौर के हवाले से बातें हो रही हैं कि शायद एक मरतबा फिर से जो है खुदा न खास्ता कोरोना मुस्बत केसेस हैं उनकी शरह जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ सकती है, तो हमें मज़ीद एहतियात की ज़रूरत भी है। ऐसे में पाबंदियाँ जो हैं उनको नरम कर देना सख्त थी तो शायद हमें बेहतर समरात मिल रहे थे, और अब लाहौर में ही मुलाजमीन की जो मिली भगत है उससे कहा जा रहा है कि पैसे लेकर वैक्सीन लगाने के जो केसेस हैं वो सामने आए, जिस पर मुलाजमीन को मुअत्तल भी कर दिया गया। सूरत हाल इस वक्त लाहौर में क्या SOPs पर कितना अमल हो रहा है और हमें कितना मजीद जो है विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, बात करेंगे। कमिश्नर लाहौर डिवीज़न कैप्टन रिटायर्ड उस्मान साहब मौजूद हैं। कमिश्नर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, ये बात क्यों हो रही है कि लाहौर में ये खदशा मौजूद है कि फिर से सूरत हाल तशवीशनाक हो सकती है? इस वक्त सूरत हाल है क्या? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सूरत हाल अगर हम कंपेयर करें पिछले 1 माह से तो वो बहुत बेहतर है। और पिछले तकरीबन अगर 15 दिन का आप कंपैरिजन करें तो उसमें भी आपको मतलब खातिर ख्वाह इजाफा नज़र आता है। ऑब्वियसली बिल्कुल नीचे नहीं गई है जो इस वक्त फिगर्स है, लेकिन एक स्टेडीली नीचे ज़रूर आता हुआ नज़र आ रहा है। किसी एक आध दिन पॉजिटिविटी में शायद इजाफा होता है जो आप गालिबन जिसकी तरफ निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल एडमिशन्स की बात करें, आप जो लोग वेंटिलेटर्स पर हैं उनकी बात करें, तो उनके अंदर अब खातिर ख्वाह कमी हमें नज़र आ रही है। लेकिन
मैं ये बात कहते हुए बिल्कुल कॉशन के साथ ये कहना चाहता हूँ कि दिस इज़ नॉट अ पॉइंट टू बी सेलिब्रेटेड, क्योंकि सूरत हाल अभी भी नॉर्मल नहीं है। हमें बहुत और मेहनत करने की ज़रूरत है। जितने भी नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस हैं उनमें गो के हुकूमत ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी है, लेकिन ये बिल्कुल इसका ये मकसद नहीं है कि नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस ख़त्म हो गए। अगर आप याद करें तो ये वो नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस का ऑर्डर हुआ है कल जो रमज़ान से पहले था। हमने जो टाइमिंग्स चेंज किए थे वो स्पेसिफिक टू रमज़ान थे। उससे पहले हमारी मार्केट्स 10 बजे तक खुली रहती थी, अब वो 8 बजे तक खुली है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी जो ऑर्डर था वो इसी तरह 50% का था, दफातर का भी 50% का था। तो ये बिल्कुल कोई ऐसा गलत इंप्रेशन होगा अगर कोई ये कह रहा है कि लॉकडाउन खुल गया है। लॉकडाउन बिल्कुल नहीं खुला, लॉकडाउन प्री रमज़ान पोजीशन पे पहुंच गया है। अभी भी रेस्टोरेंट्स में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग बंद है, शादी हॉल्स अभी भी बंद हैं। सो देयर इज़ नथिंग टू बी सेलिब्रेटिंग अबाउट। एट द सेम टाइम हमारे नंबर्स ज़रूर कम हो रहे हैं, हमारे पॉजिटिविटी के नंबर्स कम हो रहे हैं, हमारे जो डेली एडमिशन्स हैं वो कम हो रहे हैं, हमारे जो लोग वेंटिलेटर्स पर हैं उनकी तादाद में कमी आ रही है। फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताऊं कि आज से 15 रोज़ पहले यानी कि 1 मई को हमारी जो डेली एडमिशन्स थे वो 1200-1300 की रेंज में थे, यानी कि रोज़ाना 1200 या 1300 रोज़ लोग हमारे हॉस्पिटल्स में लाहौर के अंदर रिपोर्ट करते थे। आपके इल्म में होगा कि पॉजिटिव का जो नंबर होता है वो यूजुअली थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन हॉस्पिटल में सिर्फ वो आते हैं अब थर्ड वेव के अंदर ख़ास तौर पे जिनको कोई ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत होती है या क्रिटिकल केयर की ज़रूरत होती है। तो 1 मई को हमारे पास तकरीबन 1200-1300 लोग आ रहे थे और अब हमारे पास तकरीबन 800-850 लोग आ रहे हैं। सो दैट्स द ट्रेंड जो पिछले 15-16 दिन के अंदर हमने ऑब्जर्व किया। इसी तरह अगर आप जो लोग वेंटिलेटर पर हैं उनकी बात करें तो बहुत ज़्यादा कमी नहीं हुई है, लेकिन ये नंबर भी 280 से ड्रॉप होकर 220 पर आया। अगर आप जो फ्री वेंटिलेटर्स हैं सिस्टम में, जो वेकेंट वेंटिलेटर्स हैं इस वक्त, उनकी बात करें तो एक स्टेज ऐसी आई थी पिछले माह जब हमारे पास 92-93% ऑक्यूपेंसी हो गई थी और अब हमारे पास सिस्टम में तकरीबन 55% जो वेंटिलेटर्स हैं वो वेकेंट हैं। सो ये तासुर गलत है कि सूरत हाल ख़राब हो रही है। किसी एक दिन कम टेस्ट होने की वजह से समहाउ पॉजिटिविटी का ट्रेंड ज़्यादा नज़र आता है। हम रोलिंग एवरेज अगर 3 दिन के हिसाब से आपने कहा कि केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं, आप कह रहे हैं केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं, क्या हम ये भी समझें कि क्योंकि ईद की छुट्टियां थी, लोग जो है वो अपने घरों को जा चुके हुए थे, उस तरह से टेस्ट नहीं हो पा रहे थे, ये भी वजह हो सकती है कि केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हों, और अब जैसे हालात जो है वो थोड़े से मामूल के मुताबिक हो रहे हैं तो केसेस बढ़ भी सकते हैं। हम खदशा जाहिर कर रहे हैं कि हो सकता है अगर SOPs पर अमल दरामद ना उस तरह से हो पाया या टेस्ट जो है वो रूटीन के मुताबिक होना शुरू हो गए तो केसेस बढ़ जाएं। देखिए, दो अलग अलग चीज़ें, SOPs को अलग करते हैं और केसेस को अलग करते हैं। देखिए, केसेस का ताल्लुक छुट्टियों के साथ नहीं है या नॉन रिपोर्टिंग के साथ नहीं है। मैं अगर बीमार हूँ, मुझे सांस नहीं आ रहा, मैं खांस रहा हूँ, तो मैंने हॉस्पिटल रिपोर्ट करना है, उसका रिपोर्टिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे हॉस्पिटल के बेड ने अल्टीमेटली ऑक्यूपाई हो जाना। और यस, ये बात दुरुस्त है कि ईद की छुट्टियों में कदरे SOPs की कंप्लाइंस बेहतर थी, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ टू अर्ली टू से कि ईद की छुट्टियों का इम्पैक्ट आ गया है, बिकॉज सिस्टम में ये इम्पैक्ट नज़र आने में 6 से 7 दिन लगते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हम NPIs आज इम्प्लीमेंट करते हैं उनका कल ही हमें रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाता है। तो ये जो रिजल्ट नज़र आ रहा है ये पिछले 1 माह की मेहनत का है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ ईद की छुट्टियों का है, उससे भी तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले, ईद की छुट्टियों से भी 2-3 हफ्ते पहले से आपके इल्म में है कि हमने सख्ती की हुई है बहुत ज़्यादा। मास्क के ऊपर बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो टॉलरेंस है लाहौर के अंदर, और इसी तरह जितनी भी मार्केट्स थी उनको टाइम पे बंद करवाया गया। रेस्टोरेंट्स के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। तब शादी हॉल्स पिछले 1 माह से तकरीबन बंद हैं, तो किसी तरह की कोई गैदरिंग्स भी नहीं हो रही है, और अगर किसी जगह पर होती है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। जहाँ जहाँ भी वायलेशंस होती हैं, आपने खुद भी रिपोर्ट किया अपने प्रोग्राम में, वो वायलेशंस जो हैं उनको फौरी तौर पर उन पर एक्शन लिया जाता है और सख्त एक्शन लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि नर्म एक्शन लिया जाए, सख्त एक्शन लिया जाता है, FIRs की जाती हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। सो ये जो ओवरऑल आपको सिस्टम में इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है, इसका ताल्लुक कतन ईद की छुट्टियों के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक पिछले 1 माह की मेहनत के साथ है। लोगों ने बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। पहले आपने देखा होगा कि लोगों ने मास्क जो है वो नीचे अपनी चिन पे रखा होता था या जेब में रखा होता था, किसी के पूछने पे जेब से निकाल लेते थे या ऊपर कर लेते थे। अब आपको जनरली लोग मास्क पहने हुए नज़र आते हैं, जिससे ये अंदाज़ा होता है आपको कि थोड़ी रियलाइजेशन ज़रूर है कि हमें अपनी एहतियात करनी है। बट
एट द सेम टाइम मैं ये कहना चाहूँगा, बार बार कहना चाहूँगा कि अभी सेलिब्रेशन का वक्त नहीं है और हमें एहतियात जो है वो अपने साथ रखनी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम ये समझें कि लॉकडाउन उठ गया है और सूरत हाल बेहतर हो गई है और अभी हमें दोबारा से नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये सेलिब्रेशन का टाइम नहीं है, अब दुरुस्त कह रहे हैं। इसीलिए दो तरह के हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं। एक तो वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारा कारोबार तबाह हो रहा है, इसलिए फौरी जो लॉकडाउन इस वक्त भी लगाया गया है उसको भी ख़त्म कर दिया जाए, SOPs पर जो अमल दरामद है वो हम करेंगे। दूसरे वो लोग हैं जो ये कह रहे थे कि ईद के बाद भी अगर एक हफ़्ता मज़ीद इसको एक्सटेंड कर दिया जाता तो जब 14 दिन मुकम्मल हो जाते शायद ज़्यादा बेहतर नताइज आ जाते। क्या मज़ीद ज़रूरत नहीं थी? देखिए, दोनों व्यूज़ के ऊपर मैं बात करता हूँ। देखिए, हमें ऑब्वियसली हुकूमत जब इस तरह के फ़ैसले करती है तो लोगों की इकनॉमिक कंडीशंस का उनको ख्याल रखना पड़ता है। आइडियल तो ये है कि आप इस वायरस से अगर बचना है तो 15 दिन का, 28 दिन का एक मुकम्मल कर्फ्यू लाइक लॉकडाउन कर दे, वायरस जहाँ है वहाँ पे मर के ख़त्म हो जाएगा, अपना साइकिल ख़त्म कर लेगा। लेकिन दैट्स नॉट पॉसिबल। हमने पूरी दुनिया में देखा कि ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। दुनिया ने एक से दूसरी जगह ट्रैवल करना है, आपने कारोबार के सिलसिले में, नौकरियों के सिलसिले में, रोज़गार के सिलसिले में मूवमेंट करनी है। ये वायरस मूवमेंट से फैलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कैद हो जाएं और पूरी दुनिया से कट जाएं या अपने शहरों को दूसरे शहरों से काट दें। ये पॉसिबल नहीं है। पूरी दुनिया में इसकी कोई मिसाल आपको नहीं मिलती। हाँ, स्ट्रिक्ट बॉर्डर कंट्रोल्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो अब आपको क्वारंटीन कराते हैं 14-14 दिन एयरपोर्ट्स के ऊपर और उसके बाद अपने मुल्क में एंटर होने देते हैं। वहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि वायरस ज़ीरो है, वहाँ पर भी अंदर उसकी इंटरनल सर्कुलेशन कहीं ना कहीं चल रही है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है इस वायरस को कंट्रोल करना। तो ये कहना कि हम 7 दिन और करके एक साइकिल पूरा कर लेते, शायद वक्ती तौर पर उसको हम अचीव कर लेते, लेकिन लॉन्ग टर्म उसके नतीजे शायद हमें ना मिलते। हमें तो बेसिकली लोगों को ये बावर कराना है कि इस वायरस की कमर तोड़ने के लिए एक ही हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है और वो ये है कि हम SOPs पे अमल दरामद करें। जब ये लॉकडाउन लगते हैं या सख्ती होती है तो वो बुनियादी तौर पर ऑब्वियसली बिल्कुल दूसरी जो ज़रूरी बात है वो वैक्सीनेशन है। जब हम लॉकडाउन्स करते हैं तो बुनियादी तौर पर उसकी वजह ये होती है कि लोगों ने बैक एंड के ऊपर SOPs की कंप्लाइंस नहीं की होती। और कौन सी SOPs? बेसिक 2 SOPs हैं कि आपने मास्क पहनना है, आपने लोगों से हाथ नहीं मिलाना या गले नहीं मिलना, ऑब्वियसली यानी कि टच नहीं करना और अपने चेहरे को महफूज रखना। ये 2 बातें, अगर आप इन 2 बातों पर अमल करें तो हुकूमत को किसी भी स्टेज के ऊपर लॉकडाउन पे नहीं जाना पड़ेगा। और जिस तरह आपने खुद कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अगली इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि हम अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, जल्द से जल्द अपने आप को वैक्सीनेशन के हवाले से खबर हम तक पहुंची। सर, वैक्सीनेशन के हवाले से खबर हम तक पहुंची, आप तक भी पहुंची होगी कि किस तरीके से पैसे लेकर मुलाजमीन, अस्पताल मुलाजमीन जो हैं वो लोगों को वैक्सीनेट कर रहे थे, वैक्सीनेशन लगा रहे थे। इसको किस हद तक रोका जा रहा है और क्या एक्शन, कोई कार्रवाई हुई है? देखिए, ये आपके इल्म में होगा कि ये जो रोका गया है या ये जो खबर आई है, ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, ये हमने खुद की है। ये ऐसा नहीं है कि किसी ने हमें इस खबर को ब्रेक किया है हमारे लिए। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले से हमें इस तरह की इतलात मिल रही थी कि कुछ लोग हैं जो लाइन ब्रेक कराने के लिए या लोगों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने के लिए या आउट ऑफ टर्न वैक्सीनेट कराने के लिए पैसे लेते हैं। अब हमें ऑब्वियसली आपको पता है कि इस तरह का जब कोई शिकायत होती है तो आपको उसको इंक्वायर करने के लिए यू नीड टू हैव अ कंप्लेनेंट। यूजुअली लोग इस तरह की बात करने के लिए सामने नहीं आते, लेकिन जब हमारे पास ये शिकायत आई, हमने अपने तौर पर अपने म्यूल्स वहाँ पर प्लेस किए। तमाम सेंटर्स में हमने लोगों को भेजा चेक करने के लिए कि कहीं इस तरह का कोई इशू तो नहीं। आपको अंदाज़ा हो जाता है जब आप जाएँ और आपको कोई यंग लोग अपने सेंटर्स पर नजर आएँ तो उसका ये मतलब होता है कि लोग आउट ऑफ टर्न वैक्सीनेशन के लिए वहाँ पर आए हुए। फिर CCTV कैमराज लगाए गए और तकरीबन आप ये समझ लें कि 8-10 दिन की मेहनत के बाद ये एक काइंड ऑफ पूरा का पूरा जो गैंग था उसको आइडेंटिफाई किया गया और उनको सस्पेंड किया गया। और उनके खिलाफ एक्शन लेने का मकसद भी यही है कि हम इस तरह की किसी किस्म की कोई जो बद इंतज़ामी है या जो करप्शन है उसको टॉलरेट नहीं करेंगे। इसीलिए ये एक्शन हुआ है और ये हमारे अपने रिपोर्ट्स थी जिनके नतीजे में हमने इंक्वायर करके ये मामला इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद इन लोगों को सस्पेंड किया। बिल्कुल ठीक है। कमिश्नर साहब, ये भी बता दीजिएगा, बतौर सेक्रेटरी हेल्थ आप उस वक्त जो है अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे जब वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू हुआ था, लोग हेजिटेंट बहुत ज़्यादा थे। अब हम देख रहे हैं कि जब 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोग खुद को वैक्सीनेट करवाने के लिए आ रहे हैं तो लाहौर में खुसूसी तौर पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं, उसके लिए क्या किया जा रहा है? क्या मज़ीद वैक्सीनेशन सेंटर्स के ऊपर बात हो रही है, काम हो रहा है? जी बिल्कुल, आपके इल्म में होगा, पहले तो हमने सिर्फ लाहौर में एक बड़ा सेंटर बनाया था जब हमने वैक्सीनेशन स्टार्ट की, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने सेंटर्स की तादाद बढ़ा के 4 कर दी। अब इस वक्त लाहौर के अंदर एज वी स्पीक 14 सेंटर्स काम कर रहे हैं और 4 मज़ीद सेंटर्स हैं जो
एक एक दिन के वक्फे से मज़ीद सिस्टम में आ जाएंगे। सो 18 सेंटर्स जो हैं वो अगले 3 से 4 दिन के अंदर लाहौर में ऑपरेशनल होंगे किसी न किसी स्टेज के ऊपर। और जैसे जैसे वक्त आगे जा रहा है, जैसे जैसे हमारी जो वैक्सीनेशन की जो एज ग्रुप है वो नीचे आ रहा है और वैक्सीनेशन की जो हमारे लोग पोटेंशियल लोग हैं उनकी तादाद बढ़ रही है, वैसे वैसे सेंटर्स की तादाद में इजाफा किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि लोगों के डोर स्टेप पे या उनके करीब जाके उनको वैक्सीनेट किया जाए, ताकि ये बहाना कम से कम ना हो या ये कम से कम ये हैंडीकैप ना हो हमारा कि दूर होने की वजह से लोग हमारे पास नहीं आते। इसके साथ साथ आपको पता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने अब मोबाइल एम्बुलेंसेज भी तैयार की हुई हैं जहाँ पे जो ओल्ड एज के लोग हैं या जो नहीं मूव कर सकते उन लोगों को वैक्सीनेट वो करते हैं। सो वी आर वेरी प्रोएक्टिव ऑन दिस और रोज़ाना की बुनियाद पे जैसे जैसे कोई सेंटर आइडेंटिफाई होता है वहाँ पर सेंटर बनाया जाता है। देखिए हमारे लिए सेंटर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़हन में रखनी पड़ती हैं कि वहाँ पर लोगों ने आना है, पार्किंग होगी, लोगों की मूवमेंट किस तरह की होगी। तो ये लग्जरी अगर हमारे पास होती तो हम हर गली में इस तरह का सेंटर बना देते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी और चीज़ें, कोल्ड चेन मैनेजमेंट और पूरा का पूरा सेंटर का जो एक फ्लो है उसको देखना होता है। तो जैसे जैसे हमें सूटेबल जगह मिल रही हैं वैसे वैसे इस नंबर को इंक्रीज़ कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर लाहौर डेवलपमेंट उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि जो इंतजामात लिए जा रहे हैं, सेंटर जो एक शुरू किया गया था अब 14 सेंटर्स हो चुके हैं, 4 मजीद पे काम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2 ही तरीके हैं जो कमिश्नर साहब ने भी बताया और ये पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए सेम ही है। एक अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, दूसरा SOPs पर अमल दरामद करें। बिल्कुल ऐसा ही, अपने आप को तभी आप महफूज रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान।